तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है व्हीटस्टोन सेतु। क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर का हर साल फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान तरीके से इसका सिद्धांत समझने वाले, इसका चित्र कैसे बनता है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, बहुत आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, भले ही आपको ये हार्ड लगता हो लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा आसान टॉपिक होने वाला है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। अगर पूरा वीडियो देख लेते हो ना भाई तो आप खुद कहोगे यार ये तो एकदम आसान है। ठीक है, अभी इसको रटना कुछ नहीं, ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको आगे समझाने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसे रटना कुछ नहीं, आप खुद अपनी भाषा में इसे बना के लिखोगे। आप सिद्धांत हो, रचना हो, कुछ भी सब अपनी भाषा में लिखोगे। तो इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को समझने वाले हो। बस करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, तो शुरू करते, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और बात करें आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत धारा वाला, उसी का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आसानी से। और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पर उनको बता दे, इससे पहले हमने क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितनी चीजें थी, सब कुछ हमने पढ़ रखा है। अगर आप लोग इस चैप्टर 3 के भी अगर वीडियो देखना चाहो इसके पहले के, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, बात करें व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, रटना एक भी पॉइंट नहीं, बस समझते रहना। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है। देखो, बात करें व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो देखो, व्हीटस्टोन सेतु जो है, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक या प्रोफेसर थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। क्या नाम था उनका? व्हीटस्टोन। उन्हीं के नाम पे व्हीटस्टोन सेतु पड़ा है। ठीक है, पढ़ते हैं। यहां से हमने लिखा, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया। मतलब इंग्लैंड के एक आपके प्रोफेसर वैज्ञानिक थे। ठीक है, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन। उन्होंने क्या किया, प्रतिरोधों की एक व्यवस्था बनाई। ठीक है, कि मान लो प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इसकी एक व्यवस्था बनाई और उसके आधार पे ही अपने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया जिसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बोलते हैं। तो हमने लिखा, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, मतलब प्रतिरोधों की व्यवस्था का आविष्कार किया, इसके द्वारा हम कर क्या सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। सिंपल सा है कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को ही क्या बोला जाता है, व्हीटस्टोन सेतु बोला जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, वो आपको सिद्धांत समझाएगा, वो आपको चित्र समझाएगा और वो आपको डेरिवेशन समझाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं आसानी से, बट टेंशन ना लेना, एक एक बात सुनते रहना। ठीक है, आप सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत आपको रटना बिल्कुल नहीं, पहले एक बार पढ़ लो जिससे थोड़ा सा आपको पता चल जाए ये है क्या चीज। ठीक है, सिद्धांत में कहा गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक चतुर्भुज बनाते हैं। व्हीटस्टोन ने क्या किया, जो साइंटिस्ट व्हीटस्टोन थे इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए। ठीक है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ के क्या बनाया, एक आपका चतुर्भुज का बनाया। ठीक है, चतुर्भुज बनाया। ठीक है, चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज में एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। इसमें चतुर्भुज में पता है 2 विकर्ण होते हैं, इस टाइप से चतुर्भुज होता है आपका। ठीक है, इसमें एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, तो 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। तो एक विकर्ण में उन्होंने क्या किया, एक धारामापी जोड़ा और दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ दिया। पढ़ लो, कहा गया इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यदि चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा जब धारा प्रवाहित की जाए तो धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो। मतलब धारामापी में देखो, धारामापी क्या होता है, इस टाइप से घड़ी तरफ इस टाइप से बना होता है, इसमें कहीं पे इस टाइप से 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, यहाँ से धारा मापी जाती है, यहाँ से 20 मान लो है। ठीक है, इस टाइप से आपका धारा मापी की सुई होगी। ठीक है, तो अगर कह रहा है धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब धारा मापी की सुई आपका क्या हो, शून्य में ही टिकी रहे। ठीक है, तो ये बात है, मतलब कहा गया आपको प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करना, अभी चित्र बनाएंगे, टेंशन न लो। प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करना है कि धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, धारामापी का विक्षेप शून्य हो। ठीक है,
तब आपका सेतु संतुलित कहा जाएगा, तब कहा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो एक संतुलित सेतु है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चला सेतु संतुलित कब कहा जाएगा, जब चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया जाए, इस प्रकार से जोड़ा जाए कि बीच में जो धारामापी लगा उसमें कोई विक्षेप ना हो, तो सेतु संतुलित कहा जाएगा। अब इसका मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। हमने 4 प्रतिरोध लिए थे, तो दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अभी तो आपने केवल पढ़ा है तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी समझ में आएगा जब डेरिवेशन और इसका चित्र समझोगे। तो अब हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहली बात इतनी तो हमने यहाँ से सीखी है कि इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप। ठीक है, पहले देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस टाइप से एक प्रतिरोध को जोड़ लेते हैं। 4 प्रतिरोध लेने और चतुर्भुज के रूप में लेने हैं। ठीक है, दूसरा प्रतिरोध मान लो यहाँ पे हम इस टाइप से ले लें। ठीक है, और इसे सही से बना दे। देखो ठीक है, इस टाइप से मान लो दूसरा प्रतिरोध। यहाँ पे इसी टाइप से हम लोग क्या करें, तीसरा प्रतिरोध ले ले। ठीक है, आप लोग पटरी से बनाना कॉपी पे तो अच्छा चित्र बनेगा। ठीक है, चौथा प्रतिरोध यहाँ पे इस टाइप से ले लो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास 4 प्रतिरोध हो गए। ठीक है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा और चौथा। आप लोग पटरी से अच्छा सा बनाना कॉपी पे, जिससे चित्र थोड़ा सा मस्त लगे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से ये प्रतिरोध जुड़ा है, एक ये आपका बहुत बड़ा बना दिया। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रतिरोध ये जुड़ा है, तीसरा और चौथा। 4 प्रतिरोध हमारे पास है। ठीक है, इस टाइप से 4 प्रतिरोध हमारे पास है। ठीक है, चतुर्भुज के रूप में, चतुर्भुज ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो चतुर्भुज के रूप में आपके पास 4 प्रतिरोध है। ठीक है, अब ये जो 4 प्रतिरोध है इनको कुछ आप नाम भी दे सकते हो। मान लो इस प्रतिरोध को नाम दे दिया गया P, इस प्रतिरोध को नाम दे दिया गया Q, इस प्रतिरोध को नाम दे दिया गया R, इस प्रतिरोध को नाम दे दिया गया S। हमारे पास 4 प्रतिरोध है P, Q, R, S। ठीक है, एक चतुर्भुज के रूप में हम यहाँ पे इस चतुर्भुज को नाम भी दे सकते A, B, C, D। ठीक है, हमारे पास 4 आपके क्या है, 4 भुजाएं हैं। मतलब चतुर्भुज की पहली ए बी हो जाएगी, दूसरी बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज हमने मान लिया ए बी सी डी है, जिसमें 4 प्रतिरोध स्थित है P, Q, R और S। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपसे कहा गया था चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ते हैं। तो देखो चतुर्भुज अगर इस टाइप से बना हुआ है, मान लो ये देख सकते हो ए बी सी डी, अगर आप बनाते हो इस टाइप से ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका एक विकर्ण ये हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और एक विकर्ण ये हो जाएगा इस टाइप से। तो एक विकर्ण में धारामापी और दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ना है। तो एक विकर्ण तो ये है आपका BD और एक विकर्ण है आपका AC। तो एक में धारामापी जोड़ देते हैं, तो इस वाले विकर्ण BD में हम क्या करते हैं, एक धारामापी यहाँ पे G को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम धारामापी जोड़ देते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, धारामापी G, गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, G का मतलब गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, आपको एक कुंजी लगा देनी। ठीक है, इसे थोड़ा सीधा बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुंजी जोड़ देनी। ठीक है, कुंजी का कार्य होता है कि कुंजी जब आप दबाओगे तब परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और जब आप कुंजी हटा लोगे तो धारा आपकी प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से कुंजी को लगा दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक प्रकार की कुंजी है। ठीक है, इस कुंजी को अभी नाम भी दे देंगे, टेंशन ना लो। तो ये एक प्रकार की आपकी क्या लगी, कुंजी। जब ये कुंजी लगा दी जाएगी तो धारा यहाँ पे प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो एक विकर्ण में हमने क्या जोड़ दिया, एक धारामापी जोड़ दिया। अब दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं, दूसरा विकर्ण AC है, इसमें एक सेल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस विकर्ण में इस टाइप से हम यहाँ पे एक सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, सेल या बैटरी कुछ भी जोड़ सकते हो। इस चित्र को थोड़ा आप लोग सही से बना लेना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे सही से बन नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपका ये क्या हो जाएगा, एक सेल आपका जुड़ गया है। ठीक है, ये हमने क्या जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया। ठीक है, तो चित्र आपका इसी टाइप से बनता है आसानी से। ठीक है, ये एक सेल जुड़ चुका है। सेल में जो बड़ा पॉइंट होता है इसे प्लस बोलते हैं, और इस वाले को माइनस बोलते हैं। मतलब जो बड़ा इलेक्ट्रोड होता है उसे प्लस मतलब धनात्मक इलेक्ट्रोड, जो छोटा होता है उसे माइनस का इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से चित्र बनता है। यहाँ पे आप सिद्धांत पे पढ़ सकते हो कि इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो हमने 4 प्रतिरोध लिए हैं P, Q, R, S। इसको जोड़ के एक चतुर्भुज क्या बनाया, A, B, C, D। ठीक है, इसके बाद हमने कहा यहां से कि इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी, दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। तो इस BD विकर्ण में हमने एक धारामापी G जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर, और इस दूसरे विकर्ण AC में हमने एक सेल को जोड़ दिया है। इस सेल को हम बोल देते हैं E। ठीक है, इस सेल को क्या बोल देते हैं, E, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, E होता है। इसे नीचे लिख लो, E। ठीक है,
ई ये आपका क्या है, सेल है। ठीक है, इसके बाद कहा गया अब यदि चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पे धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो अब हमें क्या करना होगा, सेल द्वारा धारा प्रवाहित करनी होगी। और एक काम और यहाँ पे करो, यहाँ पे भी एक कुंजी हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, एक कुंजी हम लोग यहाँ पे भी इस टाइप से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम एक कुंजी यहाँ पे भी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी हमारी कुंजी ही है। कुंजी का कार्य हमने बताया, जब कुंजी आप लगा दोगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगी, कुंजी हटा दोगे धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों कुंजियों को कुछ नाम दे देते हैं। मान लो इस कुंजी को K1 नाम दे दिया, इस कुंजी को K2 नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास चित्र बन चुका है। अब आपको इस सेल में धारा प्रवाहित करनी है, तो आपको इतना पता होना चाहिए धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करना होता है, आपको प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित करनी होती है। देखो सेल के प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है, तो प्लस पॉइंट ये माइनस है, तो इधर की ओर धारा प्रवाहित होगी। तो धारा को इस टाइप से आपको प्रवाहित कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी धारा प्रवाहित होने लगेगी। अगर मान लो यहाँ पे आई धारा है, ध्यान समझते रहना, बहुत आसान है। अगर यहाँ पे आई धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो, ठीक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो देखो यहाँ से आपकी आई धारा आई, यहाँ से आई धारा आई, यहां से आई धारा आई। ठीक है, अब इसके बाद जब यहां तक तो आई धारा आ जाएगी, यहां तक। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझना, ए और सी। यहां तक तो आई धारा आ जाएगी, लेकिन इसके बाद देखोगे यहाँ पे 2 रास्ते बढ़ गए, एक रास्ता ये बटा, एक रास्ता ये बटा। ठीक है, ध्यान से देखो, एक रास्ता ये बटा, एक रास्ता ये बटा, 2 रास्ते बटे तो धाराएं भी बटेंगी। जो आई धारा यहाँ आ रही थी, अब 2 रास्ता बट गया, जैसा कि आपने किरचॉफ के पहले नियम में पढ़ा था। हमने इसके पहले किरचॉफ के नियम पढ़ा दिए थे, किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम। अगर आपने उसे नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लेना, क्योंकि वो देख लोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार धारा वितरित हो जाती, मतलब ये जो आई धारा आ रही थी, यहाँ पे एक धारा वितरित हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एक धारा चली जाएगी, एक धारा यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आई धारा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, पहली I1 के रूप में और दूसरी I2 के रूप में। ठीक है, यहां से आपकी जब आई धारा आई, यहां से देख रहे हो 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तो एक धारा I1 के रूप में चली गई, दूसरी धारा I2 के रूप में चली गई। अब जो ये I1 धारा यहां से आई है, यहां भी I1 ही हो जाएगी। ठीक है, यहां भी I1 हो जाएगी। यहाँ पे जो I2 धारा आई है, यहाँ पे भी I2 ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी I2 ही रहेगी। इसके बाद क्या होगा, यहां से देखोगे I1 आ रही है, यहां से देखोगे I2 आ रही है, तो ये आपस में जुड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का सीधा मतलब I ही है, चाहे आप I लिख लो या I1 और I2 आने के बाद आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगी, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 आपकी I के ही बराबर है, तो कंफ्यूज ना होना, I1 प्लस I2 लिखो या I लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पूरा चित्र कंप्लीट है। धारा को समझ लेना एक बार, यहाँ से धारा I आई थी इस टाइप से, यहाँ पे 2 हिस्सों में बटी, तो एक यहाँ पे I1 धारा चली गई, यहाँ पे I2 धारा चली गई। ठीक है, तो अब आपने जो चित्र बनाया है, अब आपका जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये कहता है कि जो चारों प्रतिरोध आपने लिए PQRS, इसको इस प्रकार से समायोजित करना है कि जब इस सेतु में धारा प्रवाहित की जाए, जब इस सेल से धारा प्रवाहित की जाए, तो ये जो धारा मापी लगा है इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। इसका जो सुई जो धारा मापी की शून्य में टिकी हुई है, ये ऐसे ही रहनी चाहिए। जब ऐसे रहेगी तो पूरा सेतु संतुलित कहलाएगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसके बाद कहा गया इस दशा में जब सेतु संतुलित होगा, तब इस दशा में 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब मान लो ये आपका एक भुजा मान लो AB, दूसरी BC, और इसी टाइप से एक भुजा मान लो AD और CD या DC। ठीक है, तो शेष 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर 2 भुजाओं के प्रतिरोध मान ले, AB का एक प्रतिरोध P और BC का एक प्रतिरोध Q, ये जो मतलब ये जो 2 प्रतिरोध हैं, मान लो P और Q। ठीक है, यहाँ पे जो 2 प्रतिरोध है P और Q, इनका अनुपात जो होगा P बटा Q, ये किसके बराबर होगा, ये शेष 2 भुजाएं, मतलब 2 भुजाएं तो ये हो गई, अब शेष 2 भुजाएं कौन बची, AD और DC। इन शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ये वाले का प्रतिरोध R और इस वाले का प्रतिरोध S, इसके अनुपात के बराबर होगा। मतलब यहाँ से 2 प्रतिरोधों का अनुपात इन 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, P बटा Q बराबर R बटा S। इसे थोड़ा नीचे यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अभी इसी सूत्र का डेरिवेशन करना है, P बटा Q बराबर R बटा S कैसे आता है। ठीक है, यही आपको सूत्र का डेरिवेशन करना है। ठीक है, आसानी से। ठीक है, मतलब इसमें कुछ है नहीं भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये जान लो व्हीटस्टोन सेतु में पहली बात ये याद रखनी है कि आपको जब सेल से धारा प्रवाहित करनी तो इस टाइप से प्रवाहित करनी है कि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, तो सेतु आपका क्या कहा जाएगा, सेतु संतुलित कहा जाएगा। और जब सेतु संतुलित होगा तो इस दशा में 2 भुजाओं के प्रतिरोध, 2 भुजाएं AB और BC के प्रतिरोध P बटा Q का अनुपात जो होगा वो शेष 2 भुजाओं, ये जो आपकी AD और DC है, मतलब R प्रतिरोध और S प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा। मतलब 2 प्रतिरोध P और Q का अनुपात P बटा Q बराबर किसके होगा, R बटा S के। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है।
कॉपी पे आपका मतलब लिखोगे पेपर में आप बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहले ये लिखना है कि व्हीटस्टोन सेतु ने मतलब ये जो व्हीटस्टोन सेतु है किसके आधार पे दिया गया है, कौन वैज्ञानिक, इसके इस टाइप से लिख सकते हो। चित्र बना लो, सिद्धांत लिख लो। आप चाहो तो 3-4 लाइनों में रचना भी लिख सकते हो। रचना में जानते हो क्या लिखना होता है? रचना में कुछ नहीं लिखना होता, जो चित्र में बनाया वही लिखना है। आप चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो कि माना हमने एक चतुर्भुज लिया है ABCD जिसमें 4 प्रतिरोध PQRS जुड़े हुए हैं, फिर इसको हमने एक विकर्ण BD, यहाँ पे जो चीज चित्र बना वही लिखो। एक विकर्ण BD में हमने एक धारा मापी G जोड़ दिया, एक विकर्ण AC में हमने एक सेल जोड़ दिया। अब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है सेल के द्वारा। इस टाइप से बना के 3-4 लाइन में आप रचना लिख देना, ठीक है। तो सिद्धांत हो जाएगा, रचना हो जाएगी, फिर इसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। रचना में यही चीज लिखना, बना के लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है। कुछ नहीं लिखना, जो चित्र बना है वही चीज लिख दो, ठीक है। 3-4 लाइन में लिख देना, आपका कंप्लीट है। तो इस टाइप से सिद्धांत हो गया, रचना आप लोग लिख लोगे अपनी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज चित्र बनाया है अपनी भाषा में जो लिखोगे वही सही माना जाएगा। आप मेन समझते हैं इसका डेरिवेशन। तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इधर का इरेज कर देते हैं, क्योंकि जगह है नहीं बोर्ड में, इधर का इरेज करके डेरिवेशन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मारो। तो आप देखते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे हम लोग P/Q = R/S को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन यहाँ से उसके आगे से लिखना, जब आप सिद्धांत लिख लोगे उसके आगे से यहाँ पे डेरिवेशन हेडिंग पड़ जाएगी, ठीक है। डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन इसे हिंदी पे उपपत्ति भी बोलते हैं, इंग्लिश में डेरिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन में क्या होगा, डेरिवेशन करने के लिए आपको यहाँ पे किरचॉफ के दूसरे नियम का यूज करना होगा, ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम देखो, किरचॉफ का पहला नियम हमने देखा था संधि का नियम होता है, जिसमें धाराएं वितरित कैसे होती है ये बताया गया था। दूसरा नियम ये था कि जो बंद लूप या बंद पास होते हैं तो उसमें आपका किरचॉफ का नियम कैसे लगता है। जैसे यहाँ पे बंद लूप या बंद पास की बात करें, देखो इस टाइप से आपका चित्र बना हुआ है जो, ठीक है। इस टाइप से जो चित्र बना हुआ है इसमें यहाँ पे धारा मापी लगाए, तो यहाँ पे 2 बंद चीजें मिल रही हैं। एक तो बंद ये मिल रहा है, एक बंद एरिया ये मिल रहा है। तो ये जो 2 बंद एरिया मिल रहे हैं आपको, ये बंद लूप या बंद पास कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें सेल जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, धारा बह रही हो, इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा, वो बंद लूप या बंद पास, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें 2 बंद लूप है, पहला आप देख सकते हो ये वाला, दूसरा आप देख सकते हो ये वाला। तो हम यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, लिखते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम या द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है भैया। किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा समझना। किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होता है, जैसे आपने ये वाला लूप लिया, अगर आपने देखो हमने बताया ना, अगर आपने पहले किरचॉफ का नियम अच्छे से समझ रखा है तो इसे समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए इसको देखने से पहले किरचॉफ वाला नियम जरूर देख लेना, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया है। प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाओगे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार जैसे 2 बंद लूप या बंद पास है, यहाँ पे पहला मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। पहला बंद लूप ये वाला है, इसे नंबर 1 दे दो। दूसरा बंद लूप ये वाला है, इसे नंबर 2 दे दो, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ से हम सबसे पहले बंद लूप 1 को हल करते हैं, लिखते हैं बंद लूप 1 से, बंद लूप 1 को हल कर लेते हैं, ठीक है। बंद लूप में क्या हल करना है आपको, करना कि जैसे यहाँ से आप लोगों को चलना है, ठीक है। ये तीर का निशान यही जो बना है ना ऐसे करके, इसका मतलब ही है कि हम ऐसे से ऐसे पूरे में चलने वाले हैं। लिख सकते हो बंद लूप, इसको नाम दे दो ABDA, बंद लूप ABDA में। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन वाला हम बंद एरिया ले रहे हैं, ठीक है। देखो ABDA, ठीक है। इसे 1-2 नाम ना दो, ABDA याद रखो, ABDA बंद लूप ABDA लिया है। तो हम पहले A से B पॉइंट तक जाएंगे, फिर B से D पॉइंट तक, फिर D से A पॉइंट तक, ठीक है। पहले A से B जाएंगे, फिर B से D जाएंगे, फिर D से A तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसे हल करते हैं। देखो आप सबसे पहले आपको A से B, ऐसे हम लोग चल रहे हैं, देखो हम ऐसे जा रहे हैं, हम यहाँ से A से B पहले जाएंगे, फिर B से D जाएंगे, फिर D से A जाएंगे, ठीक है। तो हम A से B जब जा रहे हैं तो हमें देखना है धारा कौन सी मिली, धारा मिली I1 और प्रतिरोध कौन सा मिला P। तो इन दोनों का गुणा कर देना, I1 × P, गुणा कर दिया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस चिन्ह की बात होती है। अगर आप धारा की ही दिशा में चल रहे हो तो चिन्ह आपको प्लस में लेना है, अगर धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो तो आपको माइनस में लेना है। जैसे I1 × P आप ऐसे मिला, हम जा रहे हैं इस दिशा में A से B की ओर, देखो हम जा रहे हैं A से B की ओर और धारा का निशान कहाँ बना है, वो भी धारा भी इधर ही जा रही है। तो जब धारा भी इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं A से B की तरफ, तो चिन्ह आपको प्लस में ले लेना है, ठीक है। इस चिन्ह को प्लस में लेना है, ठीक है। इसके बाद A से B घूम चुके, अब इधर आ जाओ B से D की ओर चलते हैं। B से D में आओगे, कोई भी धारा यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको, ना कोई प्रतिरोध दिख रहा है, क्योंकि केवल G जुड़ा है और कुंजी लगी है, ठीक है।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए आओ, आप बी से डी में कुछ नहीं मिला तो आप डी से ए आ जाओ, डी से ए आ जाओ। जब डी से ए हम लोग आए तो अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे, ध्यान से देखना, डी से ए हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, डी से ए, लेकिन धारा कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। तो इस बार हम धारा की विपरीत है क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, देखो हम ऐसे जा रहे हैं, धारा जा रही है I2 नीचे की ओर, देखो तीर का निशान नीचे जा रहा है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो धारा की विपरीत हो गए, धारा ऐसे जा रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो विपरीत हो गया, तो इसे माइनस में लेंगे। धारा क्या है I2, प्रतिरोध क्या है R, इसे माइनस में लेना I2 इंटू R। अब आपको पता चला माइनस प्लस का मतलब, अगर आप यहाँ पे धारा की दिशा में जा रहे थे तो प्लस का I1 इंटू P, यहाँ पे देखा हम ऐसे जा रहे हैं, धारा नीचे की ओर जा रही है तो माइनस का लेना है, माइनस का I2 इंटू R। अब बराबर में आपको सेल लिखना होता है जो विद्युत वाहक बल होता है। अगर यहाँ पे देखो A से B में गए, कोई भी सेल आपको नहीं मिला, सेल यहाँ पे लगा है, वहां पे नहीं लगा, A से B में गए कोई सेल नहीं मिला, B से D आए कोई सेल नहीं मिला, D से A आए कोई भी हमें सेल या बैटरी नहीं मिली जिसका विद्युत वाहक बल E हो, नहीं मिला वहां पे कहीं A से B और B से D और D से A जाने में। जब कोई सेल नहीं मिलता तो हम उसे सेल की जगह 0 लिख देते हैं, क्योंकि किरचॉफ का दूसरा नियम होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, ठीक है, मतलब यहाँ पे I इंटू R लिखा जाता है, मतलब धारा गुणे प्रतिरोध लिखा जाता है, इधर विद्युत वाहक बल लिखा जाता है। तो जब विद्युत वाहक बल नहीं है तो हम इसे शून्य लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पहले बंद लूप से क्या मिला, ABDA से I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R बराबर 0। तो इसे हल कर लो, आप देखो ये माइनस I2 इंटू R है तो इसे 0 की तरफ भेज दो तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हल करो I1 इंटू P और ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी प्लस की, प्लस का I2 इंटू R, ठीक है, प्लस का I2 इंटू R। आप चाहे प्लस लिखो या ना लिखो, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये पहला बंद लूप हमने हल कर लिया, बंद लूप बोलो या बंद पास बोलो कोई दिक्कत नहीं, पहला बंद लूप ABDA हल हो चुका है। आप दूसरा बंद लूप हल करें, ठीक है, लिखते हैं बंद लूप, दूसरा बंद लूप कौन सा है, ये देखो ये वाला, ठीक है, BCDB, बंद लूप BCDB में, BCDB में, ठीक है, बंद लूप BCDB को हल करते BCDB में, ठीक है। अब BCDB में पहले हम B से C जाएंगे, B से C मतलब BCDB तब तो जाओगे, पहले B से C जाना है। जब हम B से C जा रहे हैं तो हमें धारा मिली I1, प्रतिरोध मिला Q, हमें धारा मिली I1, प्रतिरोध मिला Q। अब बात आती प्लस में लिखे कि माइनस, तो देखो आप जा रहे हो B से C, आप जा रहे हो B से C, मतलब आप इधर की ओर जा रहे हो, धारा के निशान भी नीचे की ओर है, मतलब आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो वैल्यू प्लस में ले लो। इसके बाद यहां हो गया, आप जाएंगे C से D, C से D जा रहे हो ऐसे, C से D जा रहे हो ऐसे, धारा मिली I2, प्रतिरोध मिला S, धारा मिली I2, प्रतिरोध मिला S। आप जा रहे हो C से D, लेकिन धारा के निशान देखो, धारा ऊपर जा रही है, मतलब आप ऐसे जा रहे हो, धारा उल्टा जा रही है, तो मतलब हम विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का I2 इंटू S बराबर। अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखोगे ना यहाँ पे कोई विद्युत वाहक बल लगा, ना यहाँ पे कोई विद्युत वाहक बल लगा, ना यहाँ पे कुछ लगा, तो यहाँ पे हम बराबर में 0 लिख देंगे। अब एक बार देखो समझ में आया कि नहीं, देखो सबसे पहले B से C गए तो हमें I1 धारा और Q प्रतिरोध, हम ऐसे B से C जा रहे थे और I1 और Q मतलब जो I1 धारा थी वो भी इसी ओर जा रही थी, तो इसलिए प्लस की वैल्यू लिखी। इसके बाद हम यहाँ के बाद C से D जब आए ऐसे, हम इधर जा रहे हैं, धारा उल्टा जा रही, धारा ऊपर जा रही, हम नीचे जा रहे हैं, मतलब धारा के विपरीत हो गया, तो धारा I2 प्रतिरोध ये माइनस का लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद C से D के बाद अगर आप D से B जाते तो यहाँ पे ना कोई धारा है ना कोई प्रतिरोध, तो इसलिए यहाँ पे कुछ जब है नहीं तो इसका क्या मतलब, ठीक है। तो इसलिए बराबर अब विद्युत वाहक बल लिखना है, तो जब देखेंगे ना B से C के बीच विद्युत वाहक बल है, ना C से D के बीच, ना D से B के बीच, तो जब विद्युत वाहक बल नहीं तो यहाँ पे भी 0 लिख देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसीलिए हमने कहा था कि किरचॉफ के दूसरे नियम आप लोग पढ़ लोगे जाके, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, देखो ये भी माइनस की वैल्यू इसे उधर भेज दो, तो I1 इंटू Q, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा I2 इंटू S, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया, I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। इस टाइप से दोनों बंद लूप हल हो गए। बंद लूप 1 को हल करने पे I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R मिला, बंद लूप 2 को हल करने पे I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S मिला। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं। यहाँ से देखो इसके आगे का यहाँ लिखे दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, लिख रहे हैं समीकरण 1 में 2 समीकरण का भाग करने पे, ठीक है, 2 का भाग करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पे, समीकरण 1 कौन सा है, I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R, दूसरा समीकरण I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S, मतलब इसका भाग इसमें लगाना है, इसका भाग इसमें लगाना है, ठीक है। तो इधर वाली वैल्यू पहले लिख लो I1 इंटू P, और दूसरे समीकरण में I1 इंटू Q, इसका भाग लगा दो, बराबर का चिन्ह जैसे है दोनों में वैसा लगा दो। अब इधर है I2 इंटू R, इधर I2 इंटू S, तो दोनों का आपस में भाग लगाओ, I2 इंटू R अपॉन में I2 इंटू S, ठीक है। देख लो इधर है I1 इंटू P बटा I1 इंटू Q,
यहाँ पे I2 इंटू आर बटा I2 इंटू एस, ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 में 2 का भाग हुआ। अब देखोगे यहाँ पे ऊपर भी I1 नीचे भी I1, I1 से I1 कैंसिल, यहाँ देखोगे ऊपर भी I2 नीचे भी I2, I2 से I2 कैंसिल, ठीक है। अब बचेगा क्या, केवल P बटा Q, यहाँ से बचेगा P बटा Q, वहाँ से बचेगा R बटा S, तो बस यही हमें सिद्ध करना था, P बटा Q बराबर R बटा S, लिख दो। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है कि मतलब दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं R बटा S के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ठीक है। तो आशा करते हैं आसानी से आप लोग इस सिद्धांत को भी समझ चुके हो, ठीक है। एकदम आसानी से P बटा Q बराबर R बटा S आ चुका है, ठीक है। बहुत आसान था, बस जिसने किरचॉफ के दूसरे नियम पढ़ रखे हैं, इसके पहले वाला वीडियो देख रखा है, उसको तो एकदम आसान लगा होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का टॉपिक समझ में आया, ठीक है। देखो अगर बात करें, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट चेक करना, केमिस्ट्री के आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखोगे, वहाँ पे पहले पार्ट से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखोगे, वहाँ पे पहले पार्ट से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मस्त तरीके से चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी आके चैनल से तैयारी कर सकें। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत काम देगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले यही लिखना था, फिर सिद्धांत, बगल में चित्र बना देना है। रचना आपको 3-4 लाइनों में माना आना करके लिख लेना कि माना आपके पास 4 प्रतिरोध है, PQRS ABCD भुजाओं पे है, इस टाइप से आप बना के 3-4 लाइनों में लिखोगे। फिर डेरिवेशन कर देना, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। 5 नंबर आपके पक्के हो चुके, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। तो कमेंट एक बार जरूर करना सब लोग कि कैसा आपको वीडियो लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जिससे हमें भी पता चल सके, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे, इससे नोट कर लो।